नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का एक नया वीडियो। काफी दिनों से बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। हालांकि मैंने बताया था कि आपको कोर बैंकिंग में पढ़ा चुका हूं, कुछ एडिशनल एडवांस चीजें हैं जिनको मुझे पढ़ाना है, जो कभी ऑफलाइन में हो सकता है हमने डिस्कस ना की हो, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है, लेकिन जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये इकोनॉमी से रिलेटेड है और हमारा बैंकिंग सेक्टर में इकोनॉमी ही है। एक्चुअली इकोनॉमी का एक पार्ट है बैंकिंग सेक्टर। तो इकोनॉमी के कुछ सब टॉपिक होते हैं जो आपके काम के होते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड से रिलेटेड। हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनसे रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेड तो आपको समझ में आता है, ट्रेड को हम व्यापार बोलते हैं। एक्सपोर्ट को मतलब हम बोलते हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं, चीजों को बाहर भेजते हैं, और इंपोर्ट का मतलब चीजों को हम आयात कर रहे हैं। इनसे रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम प्राइमरीली बात करने वाले हैं आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करेंगे तो उसी में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड के बारे में जानकारी लेना होगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप जो है भुगतान शेष या भुगतान अधिशेष भी बोलते हैं हिंदी में, भुगतान अधिशेष। अब आप देखिए ये क्या है, एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या कहानी है, उसके लिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए चीजों को लेकर। यहां पर इसमें हम करंट अकाउंट भी देख लेंगे, कैपिटल अकाउंट भी देख लेंगे, इवन यहां पर एक और नाम नहीं दिया मैंने, ट्रेड अकाउंट भी देख लेंगे। और ट्रेड अकाउंट के बाद में हम ये भी देखेंगे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज क्या होती है और किस अकाउंट पर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में ये समझिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है का मतलब यह है कि इंडिया से जो पैसा बाहर जाता है और इंडिया में जो पैसा आता है उसका क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं भारत से कई सारा पैसा बाहर भेजता हूं, क्यों भेजूंगा, क्योंकि मुझे सामान की जरूरत होगी, और अगर बाहर से मुझे सामान मंगवाना है तो ऑब्वियसली मुझे पैसा देना पड़ेगा। उसी तरीके से भारत से दूसरे लोग भी सामान मंगाएंगे और क्योंकि हमारे यहां से वो सामान खरीद रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पैसे का लेन देन होता रहता है। इंडिया की टेरिटरी से पैसा जाता रहता है, इंडिया की टेरिटरी से पैसा बाहर जाता रहता है और पैसा आता रहता है। अब मान लीजिए भारत की टेरिटरी से 200 रुपया गया और अगर 150 ही आया, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है लॉस में है, माइनस में है। कितना माइनस में है? 50 रुपया। और यही आजकल जो है चल रहा है। अब इसको करंट से भी जोड़ सकते हैं, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया कोरिया रिलेशन, इंडिया यूएसए रिलेशन, यूएसए चाइना रिलेशन, सारा ट्रेड का चक्कर है। सब यही देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, किसी के साथ में गड़बड़ है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा उनके साथ में दिक्कत है क्या, उसी तरीके से हम बात करते हैं। तो वैसे तो ट्रेड डेफिसिट ही दिखा जाता है या करंट अकाउंट डेफिसिट ही दिखा जाता है, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब टोटल भारत से कितना पैसा जा रहा है और टोटल भारत में कितना पैसा आ रहा है, उसी का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए 250 रुपया आता तब ये प्लस में हो जाता 50 रुपए, क्योंकि आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यही मैंने लिखा है यहां पर कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट, henceforth बीओपी से बोलते हैं, इज अ कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ द टोटल रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल के भीतर पेमेंट्स और रिसीट्स का अकाउंट है, कंसोलिडेटेड अकाउंट है। उसमें तरह तरह की रिसीट्स आती है, चाहे आप जो है उसमें लोन ले रहे हैं, या आप कहीं दूसरी जगह लैंड खरीद रहे हैं, या आप दूसरे देश को व्यापार कर रहे हैं, माल भेज रहे हैं, या दूसरे देश से आपके देश में सहायता आ रही है, वो सारा हम अगर टोटल रिसीट और पेमेंट की बात कर लें तो उसी कंसोलिडेटेड अकाउंट को जो एक साल के लिए बनता है उसको बोलते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स का डिफरेंस, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी चालू खाता और पूंजी खाता। इसको हम बोलते हैं हिंदी में चालू खाता, चालू खाता, और इसको क्या बोलते हैं? पूंजी खाता। तो ये चालू खाता और पूंजी खाता जो है दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली व्यापार खाता है, लेकिन ये अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर बस लिखा है समझाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। इनके बारे में जानते हैं। तो चालू खाता क्या है? चालू खाता का मतलब है कि रूटीन में हमारे व्यापार में जो चीजें होती हैं उसी को हम चालू खाता बोलते हैं। कैसे? इसमें ट्रेड भी शामिल है। यानी ये जो ट्रेड अकाउंट में बोल रहा हूं, ये ट्रेड अकाउंट जो है चालू खाते का ही एक पार्ट है। अब देखिए कैसे, आप जो है भारत से कई सारे आर्टिकल विदेशों में भेजते होंगे
और विदेश वाले कई सारे आर्टिकल जो है आपके यहां भेजते होंगे, इसी तरीके से ट्रेड होता है। लेकिन सिर्फ आर्टिकल थोड़ी ना भेजते हैं, भारत वाले आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो भारत वाले कई बार सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। और लीगल असिस्टेंस भी मान लीजिए किसी भारतीय वकील ने अमेरिका को वाले को प्रोवाइड कराया, या अमेरिकन वकील ने भारत वाले को प्रोवाइड कराया, या हो सकता है कि प्लानिंग के लिए भारत वालों ने अमेरिका की सहायता ली, अमेरिका वालों ने भारत की सहायता ली। तो इस तरीके से सर्विसेज का भी आदान प्रदान होता है और गुड्स का भी आदान प्रदान होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर आपका करंट अकाउंट बनता है। देखिए इसको मैंने बहुत ही सिंपल टेबल में लिया है, आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। हालांकि ये थोड़ा दिखने में गड़बड़ होगा क्योंकि इससे अच्छा मुझे मिला नहीं, लेकिन ये बहुत कंटेंट सही था इसका, इसलिए मैंने लिया है। मैं यहां पर बता भी देता हूं। देखिए ये है रिसीट्स, यानी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। और यहां पर है पेमेंट्स, यानी आप क्या भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, क्या भुगतान कर रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड कर रहे हैं, यानी निर्यात कर रहे हैं, है ना, गुड्स का मतलब माल का निर्यात कर रहे हैं, माल का निर्यात कर रहे हैं। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी माल का आयात कर रहे हैं, यानी माल भेज रहे हैं और माल मंगा रहे हैं। इन दोनों को हम ट्रेड अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। ट्रेड अकाउंट बैलेंस का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है, अगर भारत से इंपोर्ट ज्यादा होगा, सॉरी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम प्लस में रहेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, और इंपोर्ट कम होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा हुआ, जैसा अब ये भारत के केस में होता है जनरली कि भारत में इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, माइनस होगा, है ना, ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड अकाउंट बैलेंस जो है माइनस में होगा या ट्रेड डेफिसिट होगा, एक ही बात है। तो ट्रेड अकाउंट में तो हमने क्या किया, ट्रेड अकाउंट में केवल और केवल हमने गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही काउंट किया। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड अकाउंट के अलावा, ट्रेड अकाउंट के अलावा अगर हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी सेवाओं का भी तो व्यापार करते हैं, सेवाओं को भी तो दूसरे देशों में बेचते हैं। सेवाओं से मतलब आप समझिएगा, जैसे आप किसी टैक्स सलाहकार के पास गए और बोला कि मुझे कैसे बचत करनी चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको कोई बना के देगा क्या चीज कि ये ले जाइए मेरे से और ये मंत्र का जाप करिए आपकी बचत हो जाएगी, ऐसा नहीं करेगा, वो आपको सलाह देगा। तो सलाह क्या है, एक सेवा है, एक तरीके की सेवा है। आप नाई के पास बाल कटवाने गए, ये भी एक तरीके की सेवा है। उसने आपको कोई मैन्युफैक्चर करके नहीं दिया, कोई गुड्स नहीं दिया कि ये लगाइए आपको बाल कभी आएंगे नहीं, बड़े नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। या ऐसा करता तो भी वो सर्विस ही होती, यानी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता है ना, तब तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो तो सिर्फ आपको सलाह दे रहा है। आपके गार्डन में जो माली आता है वो क्या कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है। तो इस तरीके से सीए, वकील, ये सारे लोग क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, सर्विस है। कोई आपने एप्लीकेशन बनवाई, वो भी क्या है, एक तरीके की सर्विस है। सर्विस, प्रोडक्ट्स और गुड्स, ये जो है माल अलग होते हैं, इनको छू कर देख सकते हैं हम, यानी किसी को व्यक्ति को देते समय हम इनको फिजिकली महसूस कर सकते हैं। तो गुड्स के अलावा सर्विसेज का भी व्यापार होता है। इसके अलावा देखिए ब्याज, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये भी तो आपको मिलता है। ब्याज कैसे मिलता है, आपने किसी को उधार दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट कैसे मिलता है, किसी कंपनी में आपका शेयर है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। डिविडेंड कैसे मिलेगा, किसी कंपनी के अगर आपने शेयर खरीद रखे तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड को हम लाभांश बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, और यही सारी चीजें देश से बाहर भी जाती है इसी रूप में कि अगर आपको किसी ने पैसा उधार दिया था तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, आपकी कंपनी में किसी के शेयर है तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो सेवाएं आएंगी, सेवाएं जाएंगी, ये इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पेमेंट जाएगा, इस तरीके से होगा। और यूनिलैटरल पेमेंट्स का मतलब है कि एक पक्षीय भुगतान। यूनिलैटरल पेमेंट्स का मतलब एक पक्षीय भुगतान कैसे, जैसे आपने नेपाल को सहायता दी कि भाई ये 500 करोड़ रखो और मौज करो, चाइना से मत मिलो आप बस। तो 500 करोड़ जो आपने नेपाल को दिए ना, वो वापस थोड़ी ना आने वाले। तो नेपाल ने इसके बदले में कुछ किया भी नहीं, आपका कोई माल खरीदा, कोई माल बेचा, कुछ भी नहीं, आपने बस नेपाल को सहायता दे दी। तो एक पक्षीय भुगतान इन्हीं को बोला जाता है जो एक पक्ष को लाभान्वित करते हैं, दूसरे पक्ष को लाभान्वित नहीं करते हैं। तो अगर मैं इस ट्रेड अकाउंट में, इस ट्रेड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गुड्स में सेवाएं जोड़ दूं, इंटरेस्ट जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं और ये यूनिलैटरल पेमेंट्स जोड़ दूं, तो वो मिलाकर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये करंट अकाउंट बैलेंस जो है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यहां पर भी लिखा है 1 + 4, 1 से 4, तो एक तो ये हो गया गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और 2, 3, 4 मैंने बताया सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये सारे जो है 4 हो गए। तो इन सबको मिला दें तो करंट अकाउंट आ जाता है। केवल गुड्स की बात करें तो ट्रेड अकाउंट आ जाएगा। इस तरीके से करंट अकाउंट बनता है, यानी कि हमारा गुड्स, सर्विसेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूनिलैटरल पेमेंट्स कितना आया,
आया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा। और इसी तरीके से गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, यूनिलैटरल पेमेंट्स में से कितना गया, आया और गया का डिफरेंस जो है वो सारा मिलके, अगर वो ट्रेड का है तो ट्रेड अकाउंट का आएगा, और करंट है तो करंट अकाउंट आएगा। तो ये ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स शामिल करते हैं, और इन सबको शामिल कर ले तो क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है भारत का माइनस में है, यानी भारत से इन मदों के तहत पैसा ज्यादा जाता है और आता कम है। और इसमें स्पेसिफिकली मेजर रोल प्ले करता है फ्यूल, यानी भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बहुत डिमांड है, बहुत मंगवाते हैं हम। जनसंख्या आबादी इतनी, हर किसी के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है, तो वो सब लोग जो है तेल खाते हैं, तेल पीते हैं और तेल मंगवाते हैं। इसी तरीके से गोल्ड एक भारत में बहुत बड़ा जो है मेजर इंपोर्ट का है, क्योंकि भारत में सब लोगों के पास कुछ होना हो, थोड़ा सोना जरूर रहेगा, तो वो उसके लिए भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसी के लिए हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस में रहता है, यानी हम लोगों को पैसा ज्यादा देते हैं, आता कम है। आता कम है तो माइनस में रहता है। तो सरकार इसी के लिए काम करती रहती है। कैसे काम करती रहती है, जैसे मैं करंट से रिलेट करके बताऊं। अभी सरकार ने बोला है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना वो हम बहुत मंगाते हैं, लेकिन उसमें अगर हम एथेनॉल मिला दें तो एथेनॉल मिलाने से क्या होगा कि वो हमें कम मंगाना पड़ेगा। अभी हम एथेनॉल 5% मिलाते हैं पेट्रोल में, 100 में 5%, इतना सा, मतलब 95 पेट्रोल है और ये इस तरीके से मिलाते हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अब इसको हम 10 करेंगे और आगे आने वाले टाइम में 20 करेंगे। 20 करने से क्या होगा, अगर आपको 100 लीटर मंगाना पड़ रहा था तो अब 80 लीटर ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि 20 लीटर तो आपने एथेनॉल मंगा लिया और एथेनॉल हम इंडिया में बना देंगे। तो आपका किसी तरीके से आप जो है पैसा जो आपका भुगतान जा रहा है पेट्रोल में, डीजल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उनको कम करना चाहते हो। इसी तरीके से गोल्ड के लिए सरकार ने बोला कि आप गोल्ड क्यों करते हो भाई, सोना करते रहते हो, सोना मंगाते रहते हो, सोना खाते हो, सोना पीते हो। आप एक काम करिए, सोना मत मंगाइए, हमारे गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। गोल्ड बॉन्ड भी सोने की तरह काम करते हैं। आप जिस रेट में सोना खरीदते हैं उसी रेट में गोल्ड बॉन्ड दे देंगे। आप सोचेंगे सर कि सोना तो सोना है, गोल्ड बॉन्ड उसी रेट में लेके क्या करेंगे, लेकिन सरकार गारंटी देती है कि एक रेट फिक्स करेगी, वर्तमान दर, उस पर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे और जब आप उसको देंगे तो उसको सोने के भाव से लिंक कर दिया जाएगा। यानी अगर उस समय सोने के भाव ज्यादा होंगे तो गोल्ड बॉन्ड आपको ज्यादा रेट पे, ज्यादा दर पे उसको दे दिया जाएगा, और कम होंगे तो कम दर पे दे दिया जाएगा। सेम रिस्क आपको सोने में होती है। अब आप सोचेंगे कि सोने को तो रखकर हम लोन भी ले सकते हैं, तो गोल्ड बॉन्ड को रखकर भी आप जो है लोन ले सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार क्या कर रही है, कागज पे लिख के दे रही है, सोना ही समझिए, घर ले जाइए। तो आप सोना कम मंगाएंगे, अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो डिफरेंस कम आएगा उसका। तो इस तरीके से कर रहे हैं। अब आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत भी क्या है, हम एक्सपोर्ट कंट्री बनना चाहते हैं। हम यहाँ पे हमारी जरूरत का सारा सामान प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दवाएं, दूसरी आईटी सर्विसेज, 5G सेवाएं हम भारत में ही बना लें, सारी चीजें हम कर लें, यहाँ पर दूसरों से नहीं मंगानी पड़े। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम तो आत्मनिर्भर होंगे, साथ में पड़ोसियों को भी देंगे, और अगर ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए तो दूसरे देशों को भी भेजेंगे। इसी तरीके से आपका जो है हम करंट अकाउंट बैलेंस को देखते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस अगर प्लस में होता है तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी विदेशी मुद्रा का जमाव होता है। करंट अकाउंट बैलेंस माइनस में होगा तो हमें भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा में लोग भुगतान लेंगे, रुपए में कौन लेगा, तो विदेशी मुद्रा ज्यादा जाएगी। इसीलिए चाइना का जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है तो एक्सपोर्ट ज्यादा है वहां का, तो वहां का जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी वहां का जो फॉरेक्स रिजर्व है, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व करीब 3500 बिलियन डॉलर है, यानी अरब डॉलर है, 3500 अरब डॉलर। और भारत का रिजर्व जो है 500 अरब डॉलर करीब करीब है। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत से करीब करीब 9-8 गुना जो है चाइना का फॉरेक्स है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ये तो हुआ करंट अकाउंट। फिर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो कि पूंजी, आपने अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदी तो एक तरीके से पूंजीगत व्यय किया आपने। पूंजीगत व्यय किया यानी कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि वो आपने एक पूंजी बना लिया, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने कार खरीद लिया, आपने कुछ ऐसा सामान खरीद लिया, एसी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस है। लेकिन आप क्या किए, कहीं घूम के आ गए, आपने पानी पूरी खा ली, आपने पार्टी मना ली, ये सारे आपके दूसरे एक्सपेंसेस हैं। यानी उससे किसी भी भविष्य की असेट का निर्माण नहीं होता है। अगर भविष्य की किसी भी असेट का निर्माण नहीं हो रहा है खाने पीने घूमने से, तो फिर आपका वो कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा। तो जैसे हम ये बोल रहे हैं किसी को इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, डिविडेंड दिया, सर्विसेज मंगाई, इस तरीके से तो ये कैपिटल करंट अकाउंट में आता है। लेकिन अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत वाले लंदन में जाके प्लॉट ही प्लॉट खरीद लें, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। लंदन वाले भारत में आकर जो है जमीन खरीद लें, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जो पेमेंट और कैपिटल अकाउंट का रिसीट, इसका डिफरेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहलाता है। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मिलाकर, यानी यहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट
ये दोनों मिलाकर अगर भारत जो है पेमेंट ज्यादा कर रहा है तो फिर आपका माइनस है, और अगर पेमेंट कम कर रहा है तो फिर आपका प्लस है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान अधिशेष। तो वापस से मैं थोड़ा अगर रिवाइज कर दूं तो देखिए, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आपको फैक्टर बताए हैं। क्या फैक्टर बताए? ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में तो मैंने आपको यही बताया कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। फिर मैंने बताया आपको करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपका क्या है? करंट अकाउंट में आपका ट्रेड तो शामिल है ही, ट्रेड है, फिर सर्विसेज है ना, सर्विसेज के बाद में इंटरेस्ट है, आपका डिविडेंड है, आपका प्रॉफिट है, ये तो है ही आपका, है ना, और आपका यूनिलेटरल पेमेंट भी है, यूनिलेटरल पेमेंट भी है। ये सारा मिलाकर क्या होता है? करंट अकाउंट होता है। और मैंने चौथा बताया आपको कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपका क्या है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, यानी उधार की बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट। ट्रेड अकाउंट तो इसमें शामिल ही है, आपका ट्रेड अकाउंट तो इसमें खुद ही शामिल है। और इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है, भुगतान अधिशेष बनता है। अब ये प्लस में है कि माइनस में है वो आप समझ गए होंगे। पेमेंट ज्यादा है तो माइनस में, पेमेंट कम है तो प्लस में। एक और चीज क्या है? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। रूपी की कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप जो है जितना पैसा आपके पास पड़ा है, जितना रुपया आपके पास पड़ा है, क्या वो लाखों रुपया आप डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका जा सकते हैं? क्या अमेरिका वाला डॉलर लेके लाखों रुपया लेके भारत में आ सकता है क्या, और भारत में इन्वेस्ट कर सकता है? कि इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी, यानी रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में, दूसरी विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना। तो आप देखिए, भारत में जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी है ऑन करंट अकाउंट तो फुल्ली कन्वर्टेबल है। करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब किसी को इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, सर्विसेज लेना है, ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए आप कितना ही डॉलर रुपए में कन्वर्ट करिए, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करिए, फुल कन्वर्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं करंट अकाउंट पर, जितनी भी मैंने करंट अकाउंट की मदद बताई। लेकिन कैपिटल अकाउंट पे फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। यानी अगर आपको बोरोइंग्स करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि 40% ही कन्वर्टेबल है, 60 नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, उसने बहुत सारी जमीन खरीद ली, उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और हमारे को डॉलर दे दिए हमने। अब वो डॉलर तो हमने यूज कर लिए और हमने उसको रुपया दिया था, उसका उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया था भारत में। लेकिन एकदम उसको लगता है कि यार भारत में जमीनों के दाम उतने नहीं बढ़ रहे हैं, मैं अपना सारा पूंजी यहां से निकालूंगा, यानी लोगों को बेचूंगा। जब वो भारतीयों को बेचेगा तो उसको डॉलर मिलेगा या रुपया मिलेगा? रुपया मिलेगा, क्योंकि भारत में तो रुपया चलता है। उसको बहुत सारा रुपया मिलेगा और वो बहुत सारा रुपया लेकर रिजर्व बैंक के पास जाएगा, सबको डॉलर में बदल दो, मैं जा रहा हूं हेलीकॉप्टर में बैठकर अमेरिका। तो भारत वाले बोलेंगे, रिजर्व बैंक वाले बोलेंगे कि अगर आप हमें 100 रुपया दोगे तो 40 तो हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन 60 नहीं करेंगे, क्योंकि कब आओ कब जाओ, यानी हमारी मर्जी से। जानी तुम आए तो तुम्हारी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। क्यों हमारी मर्जी से? नहीं तो आप कभी भी आओगे डॉलर में चेंज करोगे, फिर वापस डॉलर लेके चले जाओगे, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, हमारा तो कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी हमने 40-60 का रेशियो रखा है, 40% कन्वर्टेबिलिटी, 60% नहीं। एक कमेटी बनी थी, एसएस तारापुर कमेटी 1997 में, इन्होंने फुल कन्वर्टेबिलिटी सजेस्ट की थी भारतीयों को कि आप फुल कन्वर्टेबिलिटी रखिए, फ्री फ्लो होगा तो आएंगे भी लोग ज्यादा, इसीलिए कम आते हैं। एक पक्ष तो यह है कि कभी भी आए कभी भी जाए तो इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है कि अगर लोग इस नियम को देखकर आएंगे ही नहीं तो आप रोकोगे क्या? आएंगे तो जानी अपनी मर्जी से ही ना, आप रोकोगे तो तब जब वो आएंगे, अब अगर वो आए नहीं तो क्या करेंगे? तो ये मैंने आपको बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का। मुझे पता है थोड़ा इकोनॉमी का टच है इसलिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन चूंकि समझना होता है कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को, बैंकिंग में काम आता है आपका, इसलिए मैंने आपको इसको पढ़ा दिया। एक और चीज मुझे पढ़ाना है वेरियस डेफिसिट्स के बारे में। तो ये वेरियस डेफिसिट्स जो है इनके बारे में आप देखिएगा, इनके बारे में क्या है। तो वेरियस डेफिसिट्स यानी कि विभिन्न घाटे। अब आपका 13 घाटा वो वाला घाटा नहीं है, यहां पर विभिन्न घाटे, घाटे या विभिन्न घाटा कौन कौन से होते हैं, डेफिसिट्स कौन कौन से होते हैं, लॉस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें मैंने 4 डेफिसिट जो है आपको बताने की कोशिश की है, फिस्कल, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट्स। इसको हिंदी में बोल, अब यहां एक एक करके मैं पढ़ा देता हूं। चलिए, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। वैसे ये काफी जो है इकोनॉमी का टर्म है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उनको नोट करिएगा
कि फिस्कल पॉलिसी कौन जारी करता है, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। दूसरा क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। पहले बता चुका हूं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा चुका हूं, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, हम जो पढ़ने वाले हैं उससे 5 गुना ज्यादा डेप्थ में है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आने वाले को बढ़ाएं, जाने वाले को कम करें, इसी को पॉलिसी बनाने को हम बोलते हैं कि राजकोषीय नीति बनाई। राजकोष समझते हैं, राजकोष का मतलब हमारा कोष, जहां पे पैसा आता है, जहां से पैसा जाता है, राज्य का धन इकट्ठा करने की जगह, तो राजकोष। तो राजकोष से समझिएगा आप, और याद भी रखिएगा कि राजकोषीय नीति राज्य करने वाले बनाएंगे। अभी जैसे हमारी सरकार है, भारत सरकार, वो बनाएगी। और अगर बोले कि मुद्रा यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति, मुद्रा कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, तो मौद्रिक नीति वो बनाता है। अब राजकोषीय नीति में राजकोषीय घाटा आता है, तो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो देखिए टोटल इनकम कितनी हुई, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस घटा दीजिए बोरोइंग को हटाकर, यानी उधार को हटाकर, उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यानी आपको 120 रुपए मिले, भारत में जितने भी टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, दूसरे टैक्सेस हो गए, सबसे और दूसरे सोर्सेस से सरकार की कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट मिला, उन सब से मिलाकर सरकार को 120 रुपए मिले। अब आप सोचेंगे सर 120 तो हम ही कमा लेते हैं, पर मैं जो है आपको सिर्फ बता रहा हूं, है ना, समझाने के लिए। 120 रुपए आए लेकिन खर्चा हो गया 150 रुपए का, तो आप सोचेंगे सर खर्चा जब आए 120 तो 150 का खर्चा कैसे हुआ। बिल्कुल सही है आपका सोचना। तो मैंने क्या किया था भाई साहब, मैंने उधार लिया था। कितना उधार लिया था भाई, 120 का खर्चा है, 120 का ही मैं खर्च कर पाऊंगा। मैंने अगर 150 खर्च किए तो मैंने क्या किया होगा, 30 रुपया उधार लिया होगा ना, तभी तो मेरी इनकम में जुड़े 150 खर्च कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस में माइनस कर दूं तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब 30 रुपया अगर उधार लिया था तब तो फिस्कल डेफिसिट आएगा नहीं, लेकिन इस बोरोइंग के अलावा मेरे पास दूसरा कहीं से धन आया, दूसरी तरीके से मैंने पैसा लिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने पैसा छपवाया आरबीआई से या दूसरे सोर्सेस से मेरे पास पैसा आया, तो उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डेफिसिट होगा, और अगर इनकम कम है, सॉरी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट होगा। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है तो फिर डेफिसिट नहीं होगा, सरप्लस होगा, ठीक है, अधिशेष होगा। दूसरा, ये यहां पर एफआरबीएम के बारे में लिखा है मैंने। ये एफआरबीएम एक्ट 2003 में बनाया गया था। इस एफआरबीएम एक्ट में हमें कहा गया कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका 3% का टारगेट आप रखिए, 2020 तक उसको अचीव कर लें, और 2.5% का टारगेट रखिए 2023 तक। तो भारत सरकार ने काफी कोशिश की और इस घाटे को कम करने की कोशिश की, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी फिस्कल डेफिसिट होता था तो हम रुपया छाप लेते थे। आप सोचेंगे रुपया छाप लेते तो अच्छी बात है, उधार नहीं लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप ज्यादा रुपया छापेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में करेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी और करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज बहुतायत में होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर करेंसी बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो फिर हम जो चीज 10 रुपए में खरीद पा रहे थे वो 100 रुपए में खरीदना पड़ेगी। इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो अगर आपकी चाय 10 रुपए में आती है, समोसा 20 रुपए में आता है, तो आपको 2-2 हजार रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं रहेगी करेंसी की, तो इतना छाप नहीं सकते। हमने सोचा कि फिस्कल डेफिसिट कम करते हैं, तो एक एफआरबीएम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट करके एक्ट था, इसको 2003 में लाया गया। टारगेट रखा 3% का 2020 तक और 2.5% का 2023 तक। लेकिन अभी जो है 3.3% है, ये कम नहीं कर पाए हम, और अब तो कोरोना के कारण और ज्यादा, क्योंकि इस बार खर्चे बहुत हुए, इनकम कम हुई है, दोनों में फर्क पड़ा है। तो ये बजट का डेफिसिट बोल रहे हैं कि 4, 5, 6 तक भी जा सकता है, कह नहीं सकते। तो इस बार जब आएगा रेवेन्यू का कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तब देखेंगे अगले साल जो आएगा आपका। एफआरबीएम एक्ट जो है ये 2003 में है, अभी कितना है, 3.3% का घाटा है। अब हम बात करते हैं 2016 में इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था एनके सिंह। क्या नाम था, एनके सिंह। और इन्हीं रिव्यू कमेटी ने ये टारगेट जो है 3% का बढ़ाकर बाद में 2023 को 2.5% कर दिया था। ये बोला था कि अब जो है 3% भी घाटा ज्यादा है, 2023 में 2.5% तक आप इसको ले आइए, ठीक है। दूसरा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हम बोलते हैं राजस्व घाटा। क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटे का मतलब रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि आपको राजस्व कितना आ रहा है। राजस्व का मतलब कर, केवल कर, डिविडेंड वगैरह दूसरी चीजों को हम छोड़ दें, दूसरी इनकम को हम छोड़ दें, किसी को उधार दिया है उससे इंटरेस्ट कितना है, इस सब को छोड़ दें, सिर्फ हम बोलें कि हमें कर कितने प्राप्त हो रहे हैं। और करों को प्राप्त करने के बाद में हमने कितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने कैपिटल, पूंजी वगैरह इन सब में नहीं लगाया पैसा, कितने हमने रूटीन में सैलरीज वगैरह दी, दूसरे लोगों को हमने खर्चा किया, उनके ऊपर असेट नहीं बनाई। असेट नहीं बनाने के अलावा जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए वो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दें तो फिर आपका आता है डेफिसिट। एक्चुअली ये इनकम जो है वो कम होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, तभी आपका डेफिसिट आएगा। और अभी ये डेफिसिट है 2.2%। मैं आपके लिए इसके लिए पिक्चर भी लेके आया हूं, ये हमारा बजट है अभी का। अब देखिए यहां पर लिखा है कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां यानी इनकम कितनी हुई, और यहां पर क्या है, राजस्व खाते पर व्यय। तो देखिए आपका राजस्व घाटा क्या है, यहां पर लिखा है राजस्व घाटा, यानी 10 में से 1 माइनस करिए, 10 में से 1 माइनस करिए, यानी कि राजस्व खाते पर व्यय कितना हुआ, राजस्व की प्राप्तियां कितनी हुई। तो 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, राजस्व घाटा निकल जाएगा। उसी तरीके से देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। राजकोषीय घाटे का मतलब है कि आपको 9 में से 1, 5, 6 माइनस करना है। 9 क्या है, 9 क्या है, 9 है आपका कुल व्यय। टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस का मतलब आपका पूंजी खाते पर व्यय कितना हुआ, असेट्स कितनी बनाई, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया, राजस्व खाते पर व्यय कितना हुआ। देखिए इसमें बोरोइंग्स शामिल नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बोरोइंग्स, उधार शामिल नहीं है। तो ये टोटल व्यय हुआ। टोटल व्यय में से 1, 5 और 9 उसने बोला है कि 1, 5 और 6, सॉरी 1, 5 और 6 ये आप माइनस कर दीजिए। उधार और देयताएं माइनस नहीं करना, ये बोरोइंग्स जो है माइनस नहीं करना है। यानी कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, ऋणों की वसूली, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई, दूसरी प्राप्तियां कितनी हुई, ये सारी प्राप्तियां यानी टोटल इनकम में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये आपका फिस्कल एक्सपेंसेस। इस शीट को पढ़ेंगे, समझेंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल गवर्नमेंट की, इस साल का बजट है तो आप इसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अब 2 घाटे और है, एक आपका इफेक्टिव और एक आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो इफेक्टिव जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, ये कहता है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो आपका हुआ है, यानी जो आपका राजस्व घाटा हुआ है, उस राजस्व घाटे में आपने कोई भी कैपिटल असेट बनाई, उस कैपिटल असेट बनाने के लिए जितना आपने सब्सिडी दी वो और माइनस कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कैपिटल असेट बनाने के लिए सब्सिडी देते हैं तो वो एक्चुअल में आपके घाटे को कम करेगा। वो तो आपने कैपिटल बनाने के लिए सब्सिडी दी है, इसलिए उसको आप मत गिनिए। यानी सब्सिडी हम किसानों को भी देते हैं, लेकिन सब्सिडी हम नहर बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए भी देते हैं। तो जो नहर, पुल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज बनाने के लिए जो आपने सब्सिडी दी है प्राइवेट सेक्टर को, वो सब्सिडी तो एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंसेस पे खर्च हुई है। तो जो पूंजीगत खाते पर आपने खर्च किया है वो सब्सिडी इसमें से माइनस कर दीजिए, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो 2.2 था वो 2.2 से घटकर कितना हो गया, 1.2% हो गया। तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी अगर सब्सिडी को आपने पहले यहां पर काउंट किया था तो सब्सिडी को काउंट करने में आपने गलत कैलकुलेशन की है। जो सब्सिडी आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए समझ रहे हैं वो उसमें से कई सारी सब्सिडी कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए भी तो है, इसलिए आपने माइनस कर दिया। और प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट को हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, अब प्राथमिक घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट जो आपका हुआ था यानी कि राजकोषीय घाटा हुआ था, उसमें से आपने ब्याज का भुगतान कितना किया, वो ब्याज का भुगतान आप कर लीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से वैसा खर्चा नहीं है। आपने ब्याज का भुगतान किया तो देनदारियां कम हुई ना आपकी। तो अगर आप देनदारियां यानी ब्याज का भुगतान माइनस कर देंगे फिस्कल डेफिसिट में से तो आपका 0.3% आपका ये आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। 3.3 में से 0.3%, यानी सोचिए 3% आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, इतना आपका कम हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट ये आपका हो। ये यहां पर सारा कुछ लिखा है। मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बताने की कोशिश की है कि यहां पर प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, यहां पर प्राथमिक घाटा क्या है। देखिए प्राइमरी डेफिसिट यहां पर लिखा है कि 16 में से 11 माइनस कर दीजिए। 16 का मतलब क्या है, राजकोषीय घाटा। 11 का मतलब क्या है, ब्याज का भुगतान। तो राजकोषीय घाटे में से 11 माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 14 माइनस 12। 14 माइनस 12 का मतलब क्या है, 14 आपका रेवेन्यू डेफिसिट था, उसमें से 12 यानी कि पूंजीगत
ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को लेने के लिए आप ग्रांट देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उसके लिए आपका माइनस करना पड़ेगा। तो 4 तरह के डेफिसिट्स आते हैं। हालांकि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बजट यही तो है। आप सोचते हैं कि बजट पढ़ा दिए सर, बजट समझ में नहीं आता है, अब आप हमेशा बजट समझिए, कोई दिक्कत नहीं, खुद से ही समझ लीजिए। यही सारा बजट का सार है। हमारा कितना बजट आया 2021-20-21 का बजट, ये मैंने बता दिया आपको। तो 4 तरह के घाटे बताएं, समझिएगा।